ड्रामा की स्टार्टिंग शाओ से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो हमें बता रही होती है कि आज उसकी शादी की 3rd एनिवर्सरी है। आज से 3 साल पहले शाओ लू से मिली थी, जो कि हमारा मेल लीड है। उसके ग्रैंडपा ने शाओ से उसकी शादी करवा दिए थे, क्योंकि वो उनकी फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर थी। शाओ तो लू को देखते के साथ ही उसे पसंद करने लग गई थी, और फिर शादी के बाद उसका ख्याल रखने लग गई थी, और उसकी पसंद की नापसंद की सारी चीजों को नोटिस करने लगी थी। पर 3 सालों में उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी लू उसे कभी लाइक कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो बस इतना समझता है कि उसने पैसों के लिए उसे शादी करी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लू यहाँ सभी के सामने किसी शिन नाम की लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जो देखने के बाद शाओ को बहुत बुरा लगता है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम बेचारी बनने का नाटक क्या कर रही हो, वैसे भी तुमने बस मुझसे पैसों के लिए शादी करी हो, तो ये सारे झूठे आंसू मुझे मत दिखाओ, और तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझे पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ऐसा कहकर वो चला जाता है और शाओ की बात भी नहीं सुनता कि उसने कोई पैसों की लोभ से शादी नहीं करी। फिर लू जिस लड़की का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, शिन, वो और उसकी फ्रेंड यहाँ मिलकर शाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो बस लू की नाम की वाइफ है, और लू तो उस शिन को पसंद करता है, तुम्हें नहीं, और आज तो तुम्हें दिख भी गया होगा। शाओ ये सब सुनकर बहुत ही अपसेट होती है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, और वो उसे कह रहा होता है कि वो कोई उस शिन को पसंद नहीं करता है। एक्चुअली शिन की जो फैमिली है वो पैसे और बिजनेस डील के लिए इसके पीछे पड़े हुए, तो ये बस उनको दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। तो लू का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि अगर तू उस शिन को पसंद नहीं करता और ये सब बस तेरा ड्रामा था, तो तुझे सिस्टर इन लॉ को तो एक्सप्लेन करना चाहिए। आज वो पक्का सैड हो चुकी है। पर लू को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि वैसे भी वो भी उसके साथ बस पैसों के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ और लू दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, तो लू को ब्रेड और मिल्क पीना पसंद नहीं आता, और वो कहता है कि तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए नूडल्स बनाती हो और मैं वही खाता हूँ। पर शाओ से कुछ ना जवाब देते हुए मेरी आंटी से कहने लगती है कि मेरा खाकर हो गया है, तो मैं कंपनी जा रही हूँ। तभी वो गुस्से में चिल्लाता है कि कल रात क्या मैंने कुछ गलत बोला जो तुम गुस्सा हो रही हो। शाओ कहती है कि तुमने कहा था ना कि मेरे पास कोई हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो आखिर मेरे पास ये भी तो हक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगी। तो अभी मेरी आंटी बात को संभालते हुए कहने लगती है कि बॉस मैडम का ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अभी कल रात की वजह से नाराज है। तो लू से कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को अपना इनोसेंट रूप दिखाकर मुझसे फोर्सली शादी करी हो, वो भी अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी इसमें नहीं लगी है, तो फिर आखिर इसमें मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो एक काम करो, डिवोर्स के लिए फाइल कर दो। तो फिर शाओ तुरंत ही डिसीजन लेकर उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और कल ही तुम डिवोर्स फाइल करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर पहुंच जाना। ये सुनते के साथ ही लू तो शॉक होता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि वो इतनी जल्दी डिवोर्स के लिए मान जाएगी। फिर शाओ तो यहाँ से सीधा काम का बोलकर अपने होटल पहुंचती है। यहाँ पर मैनेजर उसे बताने लगता है कि होटल में फाइट हो गई है। शाओ कहती है कि मैनेजर वांग, क्या अब ये छोटे छोटे इश्यूज भी मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे? इतना तो तुम खुद कर ही सकते हो। तो मैनेजर बताता है कि एक्चुअली में जिसने फाइट करी है वो कोई और नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की बहन मिस सूजी है। तो फिर शाओ तुरंत ही पार्टी में जाती है जहाँ पर सूजी ने एक बंदे को मारी होती है। शाओ सोच रही होती है कि इन 3 सालों में इसने कभी मुझे सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं करी और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है ताकि मैं इसके लिए सॉल्व करूँ। इसे क्या लग रहा है कि मैं अभी भी करूंगी? बिल्कुल नहीं। या लू की बहन सूजी को अभी भी लग रहा होता है कि शाओ उनकी डॉग है और वो उसके लिए सारा काम करेगी। तो वो कह रही होती है कि बताओ, मैंने तो फाइटिंग कर ली हूँ, अब तुम इस चीज को कैसे हैंडल करोगी? तो फिर शाओ भी कह देती है कि मैंने पहले ही बोली थी कि यहाँ होटल में फाइटिंग करना अलाउड नहीं है, तो पुलिस यहाँ पर आती होगी, अब तुम उन्हें जवाब देना। तो ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है कि तुमने पुलिस को बुलाई हो। वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मॉम को बता दूंगी ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो भी यहाँ पर फिर शाओ को फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना काम करने। तो सूजी कहती है कि अगर तुमने सच में यहाँ पुलिस बुलाई होंगी ना तो मैं अपने भाई को बता दूंगी और वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तो शाओ कहती है कि जाओ, बोलना है तो बोल दो, और ऐसा कहकर ही चली जाती है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि मॉम, उस शाओ की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने मेरे लिए पुलिस बुलाई है। तो फिर उसकी मॉम भी बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि रुको, मैं भी उस लड़की को यहाँ बुला के उसे सबक सिखाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है, पर उसे शाओ की बातें याद आ रही होती है जो आज उसने सुबह उसे बोली थी कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी इतने में इसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ तो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। तो लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो आखिर मेरी वाइफ की पोजीशन ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगी, पैसों के लिए तो उसने मुझसे शादी करी थी। तो ये सब बस उसका नाटक है। तभी इतने में असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस, आपकी वाइफ को
आपकी मॉम के गार्ड्स लेकर गए क्योंकि आपकी मॉम उनसे मिलना चाहती है। ये सुनकर फिर लू यहाँ परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी मॉम अब करना क्या चाहती है। फिर हम यहाँ घर पे देखते हैं कि लू की मॉम सभी मेड्स और सर्वेंट को बुलाकर यहाँ पर शाओ के बेइज्जती करी होती है और उसे कह रही होती है कि तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लो, तो तुम्हें हमारे फैमिली के रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर तुम रूल्स तोड़ती हो तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें डिसिप्लिन करूंगी। शाओ समझ रही होती है कि ये यहाँ सभी के सामने बस मेरी बेइज्जती करना चाहती हैं। फिर वो कहती है कि आपने अपनी बेटी को ठीक से एजुकेट नहीं करी हो और वो बाहर जाकर कुछ भी गलत कर रही है, तो मैं बस उसे सिखा रही थी। तो लू की मॉम कहने लगती है कि मेरी बेटी को मैं खुद एजुकेट कर लूंगी, लेकिन डॉटर इन लॉ होने के नाते जो तुमने रूल्स तोड़ी हो उसके लिए बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिर यहाँ पर सर्वेंट शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे जाकर एक रूम में लेकर आते हैं। और फिर लू की मॉम यहाँ पर आकर शाओ को चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है तुमने सूजी को बुली कर रही हो, और सूजी का जो बड़ा भाई था लीशन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसकी फेवरेट सिस्टर थी, इसलिए अब उसे लीशन के सामने माफी मांगना पड़ेगा क्योंकि उसने ये वाला रूल तोड़ी है। शाओ कहने लगती है कि मॉम, एल्डेस्ट ब्रदर को गए हुए 3 साल हो गए, तो मैं आखिर क्या ही उनसे माफी मांगू, आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो यहाँ बहुत डर रही होती है, पर इसकी मदर इन लॉ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि जब तक तुम माफी नहीं मांग लेती तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। और फिर वो सर्वेंट से रस्सी मंगवा कर शाओ को इस अंधेरे वाले रूम में बंधवा देती है। पर फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ शाओ को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, और जैसे वो उसे उठाने लगता है तो शाओ डर जाती है कि यहाँ पर कौन आया हुआ है। तभी वो कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। और फिर वो तुरंत ही उसकी रस्सी खोलकर उसे यहाँ से उठा के सीधा अपने रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी नाजुक हो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे थी कि तुमने मुझसे शादी करी थी। तभी शाओ से दूर होती है और कहती है कि मिस्टर लू, आप मुझसे डिवोर्स ले लो। और फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं लू की मॉम और उसकी बहन आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि मॉम, अब तो भाई को पता लग गया है कि हमने सिस्टर इन लॉ को सजा दिलाने के लिए रूम में लॉक कर दिए थे, तो अब वो कुछ बोलेंगे तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे बड़े भाई की मौत नहीं हुई होती तो आज यहाँ उसके डिसीजन नहीं चल रहे होते। तुम डरो मत, वो कुछ नहीं कर सकता है, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तभी इतने में लू और शाओ यहाँ पर पहुंच जाते हैं और शाओ लू की साइड लेते हुए उसकी मॉम से कहने लगती है कि आपके बड़े बेटे की मौत के बाद आप सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे लू पे कैसे लगा सकती है। आपको दिख नहीं रहा है कि 3 साल पहले जब आपके बड़े बेटे की मौत हो गई तो उसके बाद सारी चीजें लू ही हैंडल कर रहे हैं, और या फिर आप ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि लू के जो डैड थे उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, तो सारा बदला आप लू से निकाल रही है। ऐसा बोलकर शाओ बैठ जाती है। लू काफी शौक होता है कि इसने मेरी साइड ली। फिर लू कहता है कि मॉम, कल रात आपने जो शाओ को उस अंधेरे रूम में बंद करी हो, इसके लिए आप क्या एक्सप्लेन करोगी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं करी, बस इसे पनिशमेंट ही तो दी हूँ। तो फिर लू कहता है कि ठीक है, फिर उस अंधेरे रूम में मैं आपको भी बंद कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि आपको भी डर लगता है कि नहीं, फिर आपको पता लगेगा कि आप इसमें गिल्टी हो कि नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर लू कहता है कि मॉम, मुझे तो लगता है कि आप हो गई हैं, लगता है बड़े भाई के जाने के बाद आपका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है कि तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, सब इस लड़की की वजह से हो रहा है, जब से तुमने इसे शादी कर रहे हो तुम पूरे के पूरे डिफरेंट पर्सन बन गए हो और हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। और फिर ये सब बोलते हुए उसकी मॉम यहाँ रोने धोने का नाटक करने लगती है। तो फिर शाओ उनके सामने आती है और कहती है कि सच में आप तो बहुत ही एक्टिंग कर लेती हो, क्या इन 3 सालों में मैंने कभी आपसे बदतमीजी करी। मैं हमेशा आपकी बात सुनते आई हूँ और आपका सारा कहना मानी हूँ, और ऊपर से जब आप बीमार हुआ करती थी तो मैं ही आपको हर रोज मेडिसिन सूप बना कर देती थी। तो लू की मॉम कहती है कि ये तुम्हारा फर्ज था। तो फिर शाओ कहती है कि ये कोई मेरा फर्ज नहीं था, मैं तो बस आप पे तरस खा रही थी क्योंकि मेरे पास भी एक मॉम है। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर लू भी तुरंत यहाँ से चला जाता है और वो और शाओ जैसे घर पे आते हैं तो लू कहने लगता है कि सॉरी, आज सब मेरी मॉम की गलती थी और अब से मेरी मॉम जो भी तुम्हें बोलेगी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत महान है और अगर मैं उनके लिए कुछ ना करूँ तो ये तो मेरे लिए गलत होगा। लू से कहता है कि अगर कुछ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगली बार तुम मुझे कॉल करना। शाह कहती है कि अच्छा, तो फोन नंबर तुमने ब्लॉक नहीं करे लेकिन मैसेजेस को ब्लॉक करके रखे। तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं दोनों ही खोल दूंगा। तो शाह कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन 3 सालों में भी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करे। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में जाती है। फिर यहाँ लू को अपसेट देखकर उसकी जो मेड आंटी है वो उसे समझाने लगती है कि उसकी वाइफ ने इन 3 सालों में सच में कितना कुछ करी है और घर के लोगों की सारी बात मानी है, पर घर के सारे लोग और वो तक सभी उससे डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं।
फिर भी उसने इस कोल्ड घर में 3 साल ही बिता ली, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी आंटी कहती है कि सच में आपने अपनी वाइफ के साथ गलत नहीं करे। फिर यहाँ पर लू को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरे लिए भी रूम का इंतजाम करो। तो मेरी आंटी कहती है कि जब मैडम को पता लगेगा कि आप भी यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर वो कितना खुश होंगी। लू कहता है कि मुझे अब एहसास हुआ है कि वो तो एक क्वालिफाइड डॉटर इन लॉ है, कम से कम डिवोर्स होने तक मैं अब उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जब ब्रेकफास्ट के लिए रूम से बाहर आती है तो वो लू को यहाँ बैठा देखकर शॉक होती है। तो वो कहती है कि आज तुम डिनर तक के लिए रुक गए, तो लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना होगा। तो फिर लू कहने लगता है कि शाओ तुम अपना खाने पे फोकस करो। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे मिस कहा करो, वही तुम पर अब सूट करता है। तो लू कहता है कि तुम होटल के काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और घर पे रेस्ट करो, वैसे भी अब होटल तुम्हारा है, तुम अच्छे से मैनेज कर सकती हो। तो फिर वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो लू बताता है कि ग्रैंडपा भी तुमसे बहुत खुश है कि तुमने होटल इतना अच्छे से मैनेज करी हो, तो वो होटल तुम्हें ही दे रहे। शाह पूछती है कि क्या डिवोर्स के बाद भी वो मुझे मिलेगा। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स। शाह सोचती है कि अच्छा, तो ये मुझे अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। शाह कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ डिवोर्स लेने के लिए अच्छे से कोऑपरेट करूंगी। तो अब मैं जाती हूँ अपने पेरेंट्स के घर से अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेकर आ जाती हूँ, तुम अपना खाना एंजॉय करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और लू सोचता है कि आखिर वो मेरी बातों का गलत मतलब क्यों समझ के गई है। फिर शाओ जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने दोनों भाइयों से छुपते छुपाते हुए ऊपर रूम की तरफ जा रही होती है, पर वो दोनों से देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमारे घर में बहुत ही रेयर गेस्ट आई हुई है। अरे ये तो मिस्टर लू की वाइफ है, मैडम लू, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर यहाँ पर शाओ का बड़ा भाई जैसे उसे देखता है तो पूछता है कि तुम आखिर इतनी पतली कैसे हो गई हो, क्या वहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है। तो ये कहती है कि ऐसी बात थोड़ी ना है, असल में मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, इतना ज़्यादा पतला होना ठीक नहीं है, तुम्हें क्या खाना है बताओ। तो फिर शाओ बताने लगती है कि मुझे अपने रूम में से कुछ चीज़ लेना है, तो मैं वही लेने जा रही थी। शाओ के दोनों भाई गैस कर लेते हैं कि जरूर लू ने उसे बुली किया है। तो फिर एक भाई तो यहाँ पर लू को सबक सिखाने के लिए खड़ा होने जा रहा होता है, तो दूसरा उसे रोकता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाओ के दोनों भाई ने उसे मना किए थे कि वो लू से शादी ना करे, क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं करता, तो क्या पता वो शादी के बाद उसे बुली करेगा। पर शाओ ने जिद करी थी कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगी, और वो अपना लगेज लेकर निकल रही थी। तो फिर उसके भाई ने गुस्से में उसे कह दिया था कि ठीक है फिर जाओ, और फिर रोते हुए हमारे पास वापस मत आना। तो शाओ चली गई थी। फिर शाओ जैसे बाहर निकल रही होती है तो वो इस हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन को देखते हुए सोचती है कि वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो जो इंसान मेरे लायक नहीं है उसके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, उससे दूर होना बेहतर रहेगा। तभी इतने में लू अपनी कार लेकर यहाँ पर आया होता है और उसे बताने लगता है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को साथ बुलाया हुआ है। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे कितना रूडली कह रहे हो, तुम अपना चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर वो तुरंत ही टैक्सी में बैठकर खुद ही चली जाती है। घर पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो यहाँ पर सूजी को डांट रहे होते हैं, कैसे कैसे वो फाइटिंग वगैरह कर सकती है, उसकी वजह से वहाँ पुलिस आ गई। उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए कहने लगती है कि डैड आखिर ये आपकी ग्रैंड डॉटर है और ये इतनी छोटी है तो गलती तो होती रहेगी। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि इसकी गलती की वजह से तुमने शाओ को पनिशमेंट दी, ये सब मैं नहीं झेल सकता हूँ। अब शाओ यहाँ पर आएगी और तुम दोनों को उससे माफी मांगना होगा। फिर शाओ और लू जैसे ही घर पर आते तो ग्रैंडपा शाओ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। फिर वो उसे कहने लगते हैं कि वो अगर मैंने सीसीटीवी फुटेज ना देखा होता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि घर पे यहाँ तुम्हें इस तरीके से बुली किया जा रहा था। तो फिर ये सुनकर लू शॉक होता है, उसे तो लग रहा था कि इसने ही ग्रैंडपा को जानबूझ के कंप्लेन करी है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा तुरंत ही पहले लू की मॉम को कहते हैं कि तुम इसी वक्त शाओ से माफी मांगोगी। तो फिर शाओ कहती है कि रहने दो, ग्रैंडपा वैसे भी वो बड़ी है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन ऐसे लोगों पर तुम्हारी अच्छाई बर्बाद हो रही है जो कि तुम्हारी अच्छाई को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। और फिर ग्रैंडपा यहाँ खांसते हुए तुरंत ही बाहर चले जाते हैं और फिर लू भी अपनी मॉम से गुस्सा होते हुए तुरंत ही शाओ के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ लू की मॉम और उसकी बहन आपस में बातें करने लगते हैं कि फिर शाओ ग्रैंडपा के सामने अपनी अच्छी सी इनोसेंट मुंह दिखाते हुए प्यारी डॉटर इन लॉ बन के गई है। तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर हम देखते हैं कि लू अपने ग्रैंडपा से बात करने जाता है, तभी वो उसे कहते हैं कि शाओ तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन तुम हो के ठीक है अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। फिर लू और शाओ जब साथ में कार से जा रहे होते तो लू शाओ से सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था कि ग्रैंडपा को तुम नहीं बताई हो, इसलिए उसके लिए सॉरी। शाओ से कहती है कि कल तुम सुबह रेडी हो जाना, हम दोनों कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे अपना डिवोर्स फाइल करने के लिए। फिर इतने में शाओ को बाहर फायरवर्क्स नजर आता है तो वो लू को दिखाने लगती है कि फायरवर्क्स देखो। तो फिर बाहर देखते के साथ ही लू सोचता है
कि मैंने आज तक ही किसी को बताया नहीं कि मुझे फायरवर्क्स पसंद है, तो इसे कैसे पता। शाओ सोचती है कि आखिर मैं इससे 3 सालों से इतना प्यार जो करती हूँ तो इतनी आसानी से थोड़ी ना खत्म हो सकता है। वो फ्लैशबैक में फिर याद करने लग जाती है कि कैसे जब वो यहाँ लू के घर पे आई थी तो उसकी सारी पसंद की चीज़ों को अपनी डायरी में नोट करके लिख रही थी। शाओ यहाँ रोते हुए सोचती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी ये वन साइड लव अब खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे दोनों कोर्ट जाकर अपना डिवोर्स फाइल करके बाहर निकलते और इस बारे में डिस्कस कर रहे होते कि अब उनके पास 1 महीने का टाइम है, उसके बाद उन लोग का पूरा डिवोर्स हो जाएगा। तभी इतने में लू को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो शाह उसके पास जा रही होती है। वो कहता है कि मेरे पास मत आओ, तो फिर वो उसके पीछे हाथ सहलाते हुए कहती है कि वॉमिटिंग ही तो हो रही है, इतना क्या बुरा मान रहे हो। तो लू तो शाह की बात सुनकर उसे देखते ही रह जाता है। शाह से कहती है कि तुम टाइम निकाल के हॉस्पिटल चले जाना, ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर लू जब यहाँ हॉस्पिटल आता है तो उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका चेकअप करने के बाद बताने लगता है कि वो पैनिक हो रहा है, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और ये ज्यादा काम करने के स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो लू कहता है कि तू बकवास करना बंद कर और मुझे मेडिसिन लिख दे। फिर रात में जब लू घर पे आता है तो वो शाह को इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए देखकर पूछता है कि तुम ये क्यों खा रही हो। तो वो कहती है कि तुम कहाँ यहाँ आ गए। वो कहता है कि मेरा घर है, तुम्हें क्यों नहीं आ सकता। तो शाह कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो जा रही होती है। तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम अब बड़ी हो तो तुम्हें खुद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बिना मैं अकेले अच्छे से रह लूंगी, खाऊंगी भी और जीऊंगी भी। तो वो उसे बताने लगता है कि कल मेरे बड़े भाई की एनिवर्सरी है तो बहुत लोग आने वाले, अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ घर पे अपना ख्याल रख सकती हो। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी और अपनी वाइफ वाली ड्यूटी पूरी करूंगी, क्योंकि अब वैसे भी हमारी शादी के लास्ट 30 डेज बचे हुए, उसके बाद तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और ऐसा बोलकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ पर उसके भाई की एनिवर्सरी चल रही होती है, जिसमें लू की मॉम अपने बड़े बेटे लिशन के लिए बहुत रोई जा रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे थे। तो उनको रोता हुआ देखकर यहाँ पर लू भी परेशान होता है। तभी यहाँ पर उसके अंकल कहने लगते कि अब तुम्हारा भाई तो नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ पर हो और तुम्हें इस फैमिली को संभालना है। लू को चक्कर आ रहा होता है तो शाह से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, डॉक्टर ने भी ठीक से बता नहीं पाया है कि मुझे क्या हुआ है। तो अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम काम से काफी ज्यादा थक गए हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम यंग लोग भी ना आजकल इतनी जल्दी थक जाते हो। तो वो लू से कह देते हैं कि तुम मेरे साथ रिलैक्स होने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर चलो और वहाँ पर अपना माइंड फ्रेश करो। तो फिर लू इसके लिए एग्री करता है, पर फिर लू इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर उसे यहाँ चेकअप करने आते हैं। तभी यहाँ शाह आकर सोचने लगती है कि उसका जो बड़ा भाई था वो भी अचानक से ऐसी कोई स्ट्रेंज डिजीज की वजह से बीमार हो गया था और फिर मर गया था। तो ये सोचती कि नहीं, इसे कुछ नहीं हो सकता, ये बस फीवर की वजह से इतना बीमार है और कुछ नहीं। तभी शाह को फिक्र में देखकर ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि इसे बस फीवर हुआ है, तुम इतने फिक्र मत करो और अपना भी ख्याल रखो। तो शाह कहते कि ठीक है ग्रैंडपा, तो आप भी जाओ अब रेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ पर इसका ख्याल रखूंगी। तो फिर ग्रैंडपा सभी डॉक्टर को यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर लू को सोता हुआ देखकर शाह उसका फेस टच कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तभी तो मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बस अब ये कितनी बुरी बात है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे फीवर में तुम्हारे साथ और तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, इसके बाद फिर तुम्हारे साथ कोई और होगी, ऐसे बोलकर ये उसके ऊपर सर रख रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम लू के अंकल को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के साथ आपस में बातें कर रहा होता है और हमें पता लगता है कि इसने लू की चाय में कुछ जहरीली दवा मिलाया हुआ है जिससे वो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है और इसने ही उसके बड़े भाई को भी इस तरीके से मारा था और अब इसे भी मार के रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि दोनों भाई मरेंगे तभी तो कंपनी से मिलेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लू का फीवर अभी तक नहीं गया होता है और डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है। तो फिर शाह कहने लगती है कैसे कैसे हो सकता है। इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि लू की बीमारी का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। तो शाह कहती है कि ग्रैंडपा ऐसे कैसे हो सकता है, डॉक्टर ही तो इसे ठीक करेंगे ना, आखिर आप उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे, आप उसे ऐसे आधे पे नहीं छोड़ सकते, अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं लेकर जाती हूँ। और फिर ऐसे बोलकर ये लू को उठाने लगती है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर शाह कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपके लिए कंपनी ज्यादा जरूरी है या फिर लू, ऐसे चलता रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ग्रैंडपा उसे कोई न्यूज ला के दिखा रहे होते हैं।
फिर शाओ देखती है न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जैसे लू का बड़ा भाई मर गया तो कंपनी की सिचुएशन खराब हो गई और इस वजह से लू ने भी खुद मरने की कोशिश की है क्योंकि वो कंपनी को ठीक से नहीं संभाल पा रहा। ऐसा ये लोग रिपोर्टर सारी न्यूज़ बना रहे होते हैं। फिर ये दिखाने के बाद ग्रैंडपा इसे समझाने लगते हैं कि हम लू के बारे में ये चीज़ लीक नहीं होने दे सकते कि वो बीमार है, नहीं तो फिर जो बाहर रूमर फैल रही है वो सच साबित हो जाएगी कि इसने जानबूझ के अपनी जान लेने की कोशिश की है। और फिर ऐसे जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसे ही चालाक बैठे हुए वो लू को तुरंत ही हटाने के लिए प्लान बनाने लग जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो, मैं अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। ऐसा बोल के ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओ तो यहाँ पर लू के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है और अपसेट होकर कहने लगती है कि तुम कब ठीक होगे, और फिर वो यहीं पर ही सो जाती है। उसके सोने के बाद लू तो यहाँ से उठ जाता है और उसे अपने कोट से कवर करके वो बाहर आता है अपने ग्रैंडपा से बात करने। और हमें यहाँ पता लगता है कि वो तो बस बीमार होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसके ग्रैंडपा और उसे दोनों को अपने अंकल के बारे में पता है कि वो ये सारी हरकतें कर रहा है उसे मारने के लिए। इसलिए लू और उसके ग्रैंडपा ने प्लान बनाए कि वो बस जानबूझ के झूठा बीमार होने का नाटक करेगा। और फिर ये लोग यहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक अंकल की पोल खोलने के लिए चले जाते हैं। फिर जब शाओ की नींद खुलती है तो मेड आंटी उसे बताने लगती है कि लू काम से गया हुआ है। तो फिर ये सुनते के साथ ही फिक्र करने लगती है कि वो अभी ठीक थोड़ी ना था, ऐसे कैसे चला गया। तो आंटी कहती है कि अभी वो ठीक है। फिर शाओ तुरंत ही न्यूज़ में देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि लू का जो बड़ा भाई है वो असल में जिंदा है और अब वो वापस आ चुका है और लू भी कोई बीमार नहीं है। और ये सारी झूठी न्यूज़ फैली हुई थी और लू अब कंपनी का चेयरमैन बन गया है और उसके अंकल को जेल हो गई है। शाओ जब ये न्यूज़ देखती है तो वो खुश हो जाती है, पर फिर वो इस बारे में सोचती है कि उसने मुझसे ये चीज़ छुपाया हुआ था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में बैठकर कल रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। अभी यहाँ इसका फ्रेंड भी आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ तो कल रात तेरे लिए इतना रो रही थी। लू कहता है कि वही तो, उसकी वजह से सभी को बिलीव हो पाया कि मैं सच में बीमार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे सच में प्यार करती है। मुझे लगता था कि वो बस प्रिटेंड करती है। पर लू को अभी भी शक हो रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है, वो तुझे लाइक करती है। लू कहता है कि क्या ये सच में श्योर है कि वो पक्का मुझे लाइक करती है। फिर असली आकर बताने लगता है कि ग्रैंडपा का ऑर्डर है कि आप मिस शाओ को एयरपोर्ट से पिक करने जाओ और उनके साथ ओल्ड हाउस पहुंचो, ग्रैंडपा आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो फिर लू जैसे ही शाओ को कॉल लगाने लगता है तो उसका कॉल लगता ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर जाके वेट कर रहा होता है। तभी शाओ बाहर आती है और कहती है कि चलो फिर ग्रैंडपा ने हम दोनों को बुलाया। तो फिर वो कहता है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई। तो शाओ कहती है कि उसकी जरूरत ही क्या थी। लू कहता है कि अगर तुम इस बात से गुस्सा हो जो मैंने तुमसे सच छुपाया था। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, हम तो हमेशा से ऐसे ही रहते हैं ना। तुम तो खुश हो गए होंगे कि तुम्हें मुझसे भी छुटकारा मिल रहा है और तुम्हारा फैमिली रियूनियन भी हो गया। और फिर ऐसा बोलकर शाओ जाती है कार में बैठने के लिए और लू सोचता है कि आखिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू का बड़ा भाई लीशन अपने घर आ चुका होता है और मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। तो लीशन कहता है कि मॉम देखो अब मैं घर आ गया ना, और देखो अब आपको भी पता लग गया होगा कि मेरा भाई कितने अच्छे से कंपनी हैंडल कर सकता है, तो वही फैमिली का हेड बनने लायक है। तो मॉम कहती है कि तुम बस जिंदा हो ये मेरे लिए काफी है, बाकी तुम जैसा बोलो वैसे ही मैं सुनूंगी। फिर हम देखते हैं कि लू भी शाओ को घर पे लेके आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके भाई की कितनी केयर कर रही है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा शाओ को सॉरी कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाया हुआ था और तुम्हें भी इतना परेशान कर दिया। वो बात ही ऐसी थी, हम ये सिचुएशन को सभी के सामने लीक नहीं कर सकते थे। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा कोई बात नहीं। फिर शाओ लीशन को भी बड़े भाई बोलते हुए हेलो कहती है। तो जल्दी से सूजी आकर कहने लगती है कि ये मेरा बड़ा भाई है तुम्हारा नहीं। तो फिर लू को गुस्सा आता है और वो इसे कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उससे कैसे बात कर रही हो। तो लीशन तुरंत ही अपनी बहन और मॉम के बदले में शाओ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप गुस्सा मत हो। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि चलो आप फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो कोई भी ट्रबल नहीं करेगा। फिर डिनर के बाद जैसे ही लू और शाओ यहाँ से जा रहे होते हैं तो शाओ से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं कितना भी गुस्सा क्यों ना हो मैं डिवोर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी। तो लू बीमार होने लग जाता है। शाओ कहती है कि एक्टिंग मत करो, तुम तो ठीक थे ना। तो फिर वो कहता है कि क्या हम डिवोर्स नहीं ले सकते। शाओ होकर पूछती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें गलत समझा हुआ था, मुझे लग रहा था कि तुम बस मेरे साथ पैसों की वजह से हो, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तो शाओ अब नहीं मानती और कहती है कि नहीं, मैं तो सच में तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ।
तो फिर वो कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं सब जानता हूँ अब, और अब तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम और मेरी बहन भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरा बड़ा भाई आ गया है। तो क्या हम अब नॉर्मल कपल की तरह रह सकते हैं? शाओ ये सुनते के साथ ही चिल्लाने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है, और तुमने मुझे क्या समझा हुआ है कि तुम जब चाहो मुझे अपने हिसाब से चला सकते हो, जब बोलोगे तब डिवोर्स और जब बोलोगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीजें तुम्हारी विश के हिसाब से चलेगी, हर कोई तुम्हें फॉलो करेगा? ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो लू उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा, और देखो ये अब मेरा फर्स्ट टाइम है सच में तुम्हारा हस्बैंड बन के रहने के लिए, तो प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। पर शाओ नहीं मानती और कहती है कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है तुम्हारी वाइफ बनने का, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शाओ अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक करने गई होती है, और यहाँ वो ड्रिंक कर करके अपनी फ्रेंड को रोते हुए सब बता रही होती है कि 3 सालों से उसने लू से शादी करी है और उसकी इतनी केयर करी और उसके लिए इतना कुछ करी, पर उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी वजह से। शाओ कहती है कि वो तो मुझे लाइक भी नहीं करता और वो किसी और को ही लाइक करता है। ऐसा बोल बोल कर वो रोई जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि उस लू की वजह से तुम ऐसे परेशान मत हो, चलो हम लोग डांस करने चलते हैं, और फिर वो शाओ को डांस करने के लिए लेकर जाती है। दूसरी तरफ घर पे यहाँ लू उसका इंतजार कर रहा होता है तो मेड आंटी कहने लगती है कि आपको मैडम को मैसेज करके पूछना चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएंगी। तो लू जैसे ही मैसेज करता है तो उसे पता लगता है कि उसने अभी तक ब्लॉक हटाई नहीं है। तो फिर आंटी कहती है कि आप भी तो यही करते रहते हैं ना, तो लगता है वो इस बार आपसे ज़्यादा गुस्सा हो गई है इसलिए उन्होंने वापस आपको ऐड नहीं करी। वैसे भी जब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन था तो उसी दिन ही आप लोगों ने डिवोर्स फाइल करे, और इन 3 सालों में हमेशा ही मैडम ने एनिवर्सरी अकेले बनाई है और आप तो उनके साथ थे भी नहीं। तो फिर लू अपनी और शाओ की फर्स्ट एनिवर्सरी याद करने लगता है कि कैसे उसने उसके लिए केक बनाई हुई थी और उसे सरप्राइज दी थी, पर यहाँ पर वो काम से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और उसे लग रहा था कि ये सब बस वो नाटक कर रही है, तो फिर वो गुस्से में चला गया था। लू अपनी गलती पर रिग्रेट कर रहा होता है तो फिर यहाँ मेरी आंटी उसे समझाने लगती है कि आप ज़्यादा अपसेट मत हो, मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, मिस शाओ अभी भी आपको पसंद करती है। तो ये सुनकर लू खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही शाओ यहाँ घर पर आती है तो उसे देखकर मेरी आंटी खुश होने लगती है कि फाइनली आप घर तो आई। तो शाओ देखती है कि यहाँ पर लू है तो वो पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरी आंटी बताने लगती है कि बॉस तो कल रात से आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने सारी डिशेस आपके लिए खुद बनाए, और मैंने तो कभी इन्हें किसी के लिए कुकिंग करते हुए नहीं देखी, सिर्फ ये पहली बार है। फिर यहाँ लू जल्दी से शाओ को बैठने के लिए बोलता है और उसके लिए खाना निकाल कर उसे दे रहा होता है। तो शाओ कहती है कि ये खाने भी लायक है कि नहीं, तो वो कहता है कि है ना, और फिर वो खुद टेस्ट करके उसे दिखाता है पर मुंह बना के खा रहा होता है। तो शाओ पूछती है कि टेस्टी भी है, तो वो कहता है कि हाँ बहुत टेस्टी है। शाओ कहती है कि इतना अच्छा लग रहा है तो खाओ, फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर लू अपसेट हो जाता है और वो अपनी कंपनी जाने के लिए निकलता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज तो तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस फाइनली मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो फिर लू पूछने लगता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चेज कैसे करे, क्या मुझे बताओगे? असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये बहुत ईजी है, बस आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से रहना होगा और उसकी सारी बातें सुनकर उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देने होंगे जो वो उसे पसंद है। तो फिर लू इस बारे में सोचने लगता है कि उसे उसकी पसंद की चीज़ देनी है। असिस्टेंट खुश हो जाता है कि चलो बॉस अब थोड़े चेंज तो हुए। फिर लू तुरंत ही शाओ को वीचैट पर ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो ऐड कर लेती है और सोचती है कि पता नहीं करना क्या चाहता है। वो उसे कुछ जगह का फोटो सेंड करता है और पूछता है कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, तो फिर ये इसे तुरंत ही ब्लॉक कर देती है। तो लू को फिर उसे कॉल लगाना पड़ता है और वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई जगह पसंद नहीं आई? देखो जो भी जगह तुम्हें पसंद आई है वो सब अब से तुम्हारी है और तुम उसका रेंट ले सकती हो। तो फिर ये सुनने के बाद शाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, घर बैठे अब मैं पैसे कमाऊंगी। तो फिर शाओ तुरंत ही उसे थैंक यू वाला मैसेज भेज देती है। लू बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को और भी कुछ प्रॉपर्टीज खरीद के अपनी वाइफ को देने के लिए बोल देता है। फिर शाओ इस बारे में अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि लू ने उसके लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीद के उसे दे दी है और साथ ही में वो कभी कभी अब उसके लिए कुकिंग भी कर रहा है। तो फिर इसकी फ्रेंड ये सब सुनकर बहुत ही शॉक होती है और कहती है कि बताओ फिर अब तुम क्या करने वाली हो, वो तो तुम्हारे लिए बड़ा सिंसियर हो रहा है। तो शाओ कहती है कि आप कुछ नहीं हो सकता, उसने ये सब करने में बहुत लेट कर दिया है और अब ये सब का कोई फायदा नहीं है, उस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर है ही नहीं। तभी इतने में लू घर पर आया होता है और वो ये सब सुन लेता है। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो, और वो चली जाती है। लू यहाँ बैठता है और शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए? देखो तुम अपसेट मत हो और तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे डिवोर्स को अब बस सिर्फ 20 दिन बचा हुआ है और अब तुम मुझे वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया?
लू कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ये डिवोर्स अभी स्टॉप कर सकते हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। तुम्हारे साथ 3 साल रहने के बाद मुझे एहसास हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो फिर लू तुरंत ही कहने लगता है कि अगर मैं चेंज हो जाऊँ तो क्या तुम डिवोर्स के लिए मना करोगी? तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो ये कहकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपसेट होकर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वो सपने में देखता है कि शाओ से छोड़कर जा रही होती है। तो वो उसे मना रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे डिवोर्स लेकर ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कहोगी कि तुम्हें डॉग चाहिए तो मैं तुम्हें डॉग भी दिला दूंगा, मुझे उससे एलर्जी है तो मैं एलर्जी की मेडिसिन भी ले लूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो उसे और ढकेलती है और चली जाती है और ये बस रोता रह जाता है और यही सारी चीज़ें वो बस सपने में देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, उस लू ने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिया फिर भी तुम उसकी बातों में पिघली नहीं। तो शाओ कहती है कि अच्छा मजाक मत उड़ाओ। तभी इतने में यहाँ पर शाओ का कोई पुराना फ्रेंड आया होता है जो कि अब कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा होता है, उन लोगों को बता रहा होता है। इतने में शाओ को एक कार हिट होने वाली होती है तो जल्दी से वो यहाँ शाओ को बचा लेता है और इतने पास शाओ के खड़े होकर उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं कि लू कार में बैठ कर ये सब देख लेता है और वो तो बहुत ही जेलस होकर असिस्टेंट को चलने बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू बहुत ही ड्रंक होकर यहाँ क्लब में पड़ा होता है। तो उसका फ्रेंड आकर उसे देखने के बाद पूछता है कि क्या हुआ है, तू तो ऐसे दिख रहा है जैसे तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चली गई है। लू ये सुनने के साथ ही अपने फ्रेंड से कहता है कि तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चली गई है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि लगता है सच में यही हुआ है, तभी तो तू इतना गुस्सा हो रहा है। फिर इतने में लू को यहाँ पर फिर से शाओ नजर आ रही होती है इल्यूजन में और वो उससे चिल्ला रही होती है कि अब तुम कोई मेरे हस्बैंड नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुमने अब बहुत लेट कर दी है। तो फिर लू से बहुत बार सॉरी कहने लग जाता है और कहता है कि वाइफ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी ये सब देखते हुए इसका फ्रेंड तुरंत ही शाओ को कॉल करके उसे कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आ जाओ, लू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया है तो उसे पिक करके लेके जाओ। फिर इसके बाद शाओ यहाँ लू को लेने के लिए आ जाती है और उसका फ्रेंड उसे लू को बैठाने में हेल्प करवा देता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ इसका ख्याल रखना। फिर कार से जाते वक्त लू जैसे ही शाओ को देखता है तो वो सोचता है कि लगता है ये फिर मेरा सपना है। फिर वो कहने लग जाता है कि बेबी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। तो बेबी सुनकर शाओ कहती है कि अच्छा तो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी वो शिन हूँ, तुम जरूर से इसी नाम से बुलाते होंगे। वो तुरंत ही उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, दोबारा मुझे बेबी मत कहना। तभी असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे कोल्ड बॉस ऐसे डॉग की तरह बन जाएंगे, मुझे पता नहीं था। फिर नेक्स्ट डे शाओ घर पर होती है और अपनी फ्रेंड को कॉल पर ये सब बता रही होती है कि कल लू कैसे ड्रंक हो गया था और वो मुझे शिन समझकर मुझे बेबी कह रहा था, वो उसे इसी नाम से बुलाता है। शाओ की फ्रेंड को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है। शाओ कहती है कि मैं अब तक समझ रही थी कि उसे प्यार करने ही नहीं आता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो प्यार करना जानता है, बस वो मुझे ही नहीं प्यार करता है, यही बात है। तभी फिर शाओ की फ्रेंड उसे इस बारे में पूछती है कि मैंने जो तुम्हें बिजनेस डिनर के बारे में बताई थी तुम उसके लिए जाओगी कि नहीं। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स जाऊंगी, अब तो वैसे भी मेरा डिवोर्स होने वाला है तो उसके बाद मुझे एक न्यू जॉब का इंतजाम करना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ। तभी इतने में लू अपने रूम से बाहर आता है और वो शाओ को थैंक्स करने लगता है कल रात के लिए। तो वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी लू अपने फ्रेंड की बात याद करने लगता है कि कल वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को अब मैं कैसे मनाऊं। तो फिर वो कहता है कि अगर तुझे उसे सच में मनाना है ना तो तुझे अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ लू शाओ से कहता है कि तुम्हें काम पे जाना है ना तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी आज असिस्टेंट ने छुट्टी ली है तो मैं खुद ही ड्राइव करके जा रहा हूँ। शाओ मान जाती है और फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो शाओ अपना मोबाइल फ़ोन देखकर हंस रही होती है। तो लू ड्राइव करते हुए देखकर सोचता है कि लगता है ये वही कल वाले लड़के से बात कर रही होगी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी काम की छुट्टी कब होगी। तो शाओ कहती है कि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं लेट आऊँगी। तो फिर लू अपसेट हो जाता है और फिर तभी सामने वो देखता है कि एक हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए जा रहे होते हैं। वो वाइफ अपने हस्बैंड को चिल्ला रही होती है कि तुम बस हर वक्त अपने फ़ोन पे लगे रहते हो, तो क्या तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना है। यहाँ लू देख रहा होता है कि शाओ भी ऐसी मोबाइल में लगी हुई है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर वो अपने कंपनी में आने के बाद इस बारे में सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझसे कितना ज़्यादा कोल्ड है, आखिर मैं क्या करूँ उसे मनाने के लिए। तभी फिर असिस्टेंट आकर उसे पूछने लगता है कि बॉस आज आपको एक बिजनेस डिनर के लिए जाना है और उसका टाइमिंग 8 बजे का है। तो लू मना करने लगता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी वाइफ वहीं पर जाने वाली है, मुझे ऐसी कुछ न्यूज़ मिली है। तो लू कहता है कि ये तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था ना, फिर तो मैं चलूंगा। फिर इतने में लू को शिन की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आज जो बिजनेस डिनर पार्टी है वो मेरे अंकल ने अरेंज करे, तो बताओ तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। तो लू ना चाहते हुए भी इसे हाँ ही बोलता है क्योंकि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर ये शिन तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी कजिन भी कहने लगती है कि वो लू तुम्हारे एक कहने पर मान गया, लगता है वो तुम्हें सच में लाइक करता होगा। तो कहती है कि ऑफ कोर्स
वो अपनी उस वाइफ को पसंद नहीं करता है और जल्दी उसे डिवोर्स दे देगा और फिर उसकी शादी मुझसे होगी। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ जब ये पार्टी में पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि सॉरी, मुझे इस बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये पार्टी असल में शिन की है और उसी की फैमिली इन्हें अरेंज करे तो वो पक्का यहाँ पर होगी। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम यहाँ पर इन्विटेशन से आए, कोई खाली हाथ थोड़ी ना है। तभी यहाँ पर शिन की कजिन शाओ को देखने के बाद उसे बताने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या इसे इन्विटेशन मिला है। तो शिन कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर ये लू के नाम पर ही यहाँ पर आ गई होगी, शेमलेस कहीं की। तो फिर इसकी कजिन कहती है कि फिक्र मत करो, ये बिना इनविटेशन के यहाँ पर आई है, ये गांव वाले लोग सच में ऐसे होते हैं, इन्हें कोई तमीज ही नहीं है, मैं इसे अभी यहाँ से निकालती हूँ। और फिर ये कजिन जाकर शाओ का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बिना इन्विटेशन के यहाँ पर आ गई हो, बेशरम कहीं की। फिर सभी लोग ये सुनकर शाओ की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि कुछ लोग कितने बेशरम होते हैं। तभी जल्दी से शिन रोकती है कि जाने दो, अगर इसके पास इन्विटेशन नहीं है तो आखिर ये मेरी गेस्ट हुई ना, तो इसे यहीं पर रहने दो। तो फिर शाओ शिन को इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारे डैड ने खुद मुझे इनविटेशन भेजा यहाँ पर आने के लिए। तो शिन को ये सुनने के बाद शौक लगता है। शाओ से बताने लगती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज की ओनर हूँ और मेरे पास इतने सारे बिजनेस है और ये सब मुझे लू ने दिया है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि अब ये सब की ओनर मैं हूँ। तो शिन का मुंह बंद हो जाता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम चुप बैठो, इसे यहीं पर रहने दो। फिर तभी इतने में सामने से वेट्रेस खाना लेकर आ रही होती है तो शिन जानबूझ के बीच में पैर करके वेट्रेस को गिरा देती है ताकि वो गरम गरम खाना शाओ के ऊपर गिर जाए और फिर यहाँ शाओ का तो पैर जल जाता है। ये देखकर शिन को खुशी मिल जाती है और इतने में लू पार्टी में आया होता है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं और शिन जल्दी से उसे मिलने चली जाती है। शाओ सोचती है कि 3 साल पहले भी हमारे बीच में इतनी दूरियां थी और आज भी, और शायद ये हमेशा ही रहेंगी। फिर इतने में जैसे ही लू या शाओ को देखता है तो तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है और उसके पैर में चोट देखकर पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसे जल गया। तो शाओ से चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर लू तुरंत ही उसे उठा लेता है। शाओ गुस्से में होती है और कहती है कि उतारो मुझे, पर वो नहीं उतारता और यहाँ शिन और उसकी फ्रेंड को गुस्से में हटने के लिए बोलता है और उसे बाहर लेकर जाता है। पर शाओ बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये सब प्रिटेंड क्या कर रहे हो, अब भी उतार दो मुझे, और वो उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है। फिर यहाँ वो उसे छोड़ देता है और शाओ कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी केयर करते हो कि नहीं। तभी यहाँ लू तुरंत ही उसके पैर पे फूंकने लग जाता है और शाओ उसे चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और यहाँ डॉक्टर फिर उसके पैर में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और लू बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। तो इसका डॉक्टर फ्रेंड आकर कहने लगता है कि मुझे तुझसे ये चीज़ बहुत पहले पूछनी थी कि अब तो सिस्टर इन लॉ को सच में लाइक करता है या फिर तुझे बस उन 3 सालों का रिग्रेट हो रहा है जो तूने उसकी केयर नहीं किया। लू का फ्रेंड उसे समझाता है कि देख, अगर ये गिल्ट है ना तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा कि तू उसे जाने दे दे, तभी वो खुश रह पाएगी। तो फिर लू इसे बताने लग जाता है जब उसके ग्रैंडपा ने उसे शाओ से सबसे पहली बार मिलाए थे और वो इतनी क्यूट सी थी और उससे इतना अच्छे से बात कर रही थी तो उसने सबसे पहली बार स्माइल किया था। तो सुनने के बाद इसका फ्रेंड कहता है कि फिर तो तेरी बातों से लग रहा है कि तू सच में सिस्टर इन लॉ को लाइक करता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि फिर तूने शादी के बाद उसे इतने बुरे तरीके से क्यों ट्रीट किया। तो फिर लू से बताने लगता है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे लिए शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और मुझे तो बस फैमिली के लिए टूल बनाया जा रहा था क्योंकि मेरा बड़ा भाई उस वक्त घर पे नहीं था और इस वजह से मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी जो कि मैंने शाओ पर निकाल दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं अब अच्छे से जान गया हूँ कि ये गिल्ट नहीं है बल्कि मैं उसे सच्ची में लाइक करता हूँ, बस मुझे बहुत लेट एहसास हुआ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी शाओ उठती है तो वो लू को अपने पास बैठा देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने कल रात की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज देखा और मुझे साफ पता लगा है कि उस चीन की वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, इसलिए मैंने उस चीन के साथ अपने बिजनेस करना छोड़ दिया। शाओ कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बेबी इस वजह से गुस्सा नहीं होगी। तो फिर लू ये सुनते के साथ ही याद करता है कि जब वो बहुत ही ड्रंक हो गया था और शाओ के साथ कार में बैठकर जा रहा था तभी उसने उससे बेबी बोला था। फिर ये तुरंत ही इसे एक्सप्लेन करता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें बेबी बोला था वो मैं तुम्हें कह रहा था। वो तुरंत ही शाओ को पुरानी चीज़ों के लिए एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद करोगे। तो फिर वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, देखो अब तो मैं उस चीन को बिल्कुल कॉन्टेक्ट भी नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बिजनेस के लिए उसके साथ ये सब एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो भी बिजनेस के लिए मेरा फायदा उठा रही थी, लेकिन अब तो हमारे बीच में ये भी नहीं रहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलने वाला। शाओ ये सब सुनने के बाद उसे कहती है कि तुम चाहे जो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लू कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने चलने वाला हूँ, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर शाओ कहती है कि ये कब हुआ। फिर दोनों साथ में शाओ की मॉम के घर पे पहुंचते हैं और लू ने यहाँ साथ में गिफ्ट्स भी लेकर आया होता है। तो शाओ कहने लगती है कि ये सब तुमने कब खरीदे। तो वो कहता है कि मैंने सब पहले से ही खरीदा था, मॉम को पसंद आएगा।
फिर जैसे ही शाओ की मम लू को देखती है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम गिफ्ट भी लेकर आए हो। फिर वो इन लोग के साथ बैठकर बातें करती है और कहने लगती है कि लू तुम तो जल्दी घर आती नहीं हो और इतने दिनों बाद आए हो। तो वो कहता है कि मॉम सॉरी, अब से मैं अक्सर शाओ के साथ यहाँ पर आया करूँगा। फिर वो पूछने लगता है कि शाओ के दोनों भाई कहाँ पर है। तो फिर मॉम बताती है कि वो दोनों अभी बाहर गए हुए। तो फिर लू कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं शाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और अब तो और भी ज्यादा। और ऐसा बोलकर वो शाओ को अच्छे से मसाज दे रहा होता है। तो फिर शाओ खुश नहीं हो रही होती है। मॉम कहती है कि तुम लोग आपस में बातें करो, मैं कुछ खाना बनाती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। तो फिर शाओ लू से कहती है कि चलो आप नाटक करना बंद करो, और वो दूर जाके बैठती है। तो वो कहता है कि वाइफ आखिर मैं क्यों नाटक करूंगा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो शाओ कहती है कि ये सब की ज़रूरत नहीं है, और हाँ अगली बार मेरी मॉम तुम्हें कॉल करेंगी ना तो उन्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लू कहता है कि लेकिन तुम्हारी मॉम तो मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। तो वो कहती है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो तुम्हें और मुझे साथ में खुश देखना चाहती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ये सारे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लू तुरंत ही उठकर जाने लगता है। तो शाओ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम के साथ उनकी कुकिंग में हेल्प करने के लिए। मैंने सुना कि तुम्हें अपनी मॉम के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद है, तो मैं भी कुछ सीख लूँ। ऐसा बोलकर वो किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद शाओ तो यहाँ बैठे बैठे सो चुकी होती है। तो उसकी मॉम और लू यहाँ पर आकर आपस में उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाओ की मॉम लू को उसके बचपन के बारे में बता रही होती है। तो ये सब जानकर फिर लू भी हंसने लगता है। शाओ की मॉम कहती है कि जाओ, ये तो सो गई है तो इसे रूम में लिटा दो। फिर जब वो उसे रूम में लिटा देता है तभी यहाँ पर उसकी फोटोज को देखने लगता है, और फिर इतने में इसे यहाँ पर अपनी और उसकी ड्राइंग मिलती है। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश होने लगता है। तभी जल्दी से शाओ से ये पेपर ले लेती है। तो वो पूछता है कि तुमने किसे ड्रॉ करी हो। ये कहती है कि बहुत टाइम पहले ड्रॉ करी थी ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो लू कहता है कि तुमने हम दोनों को ड्रॉ करी हो। तो शाओ कहती है कि लेकिन अब ये ड्राइंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और वो इसे डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। तो लू जल्दी से उन पेपर को डस्टबिन में से निकाल लेता है। फिर इतने में से इसके असिस्टेंट की कॉल आती है। तो कहने लगता है कि हाँ, शिन फैमिली के जो सारे एविडेंस है उसे पुलिस को दे दो, ताकि वो पूरी फैमिली बर्बाद होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन के डैड को पुलिस अरेस्ट करने पहुंच जाती है और उन्हें इलीगल काम की वजह से पकड़ के लेके जाती है। तो यहाँ पर शिन ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि मैं उस शाओ को छोड़ूंगी नहीं, लू ने उसकी वजह से मेरे साथ ये सब किया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड को क्लब से पिक करने गई होती है, और तभी यहाँ पर हान भी आया होता है। तो उसे देखकर शाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम मेरी शाओ को पसंद करते हो, फिक्र मत करो, वैसे भी 10 ही दिन बचे इसका डिवोर्स होने को, फिर उसके बाद तुम इसे चेस कर सकते हो, मैं तो तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो शाओ कहती है कि तुम ड्रंक हो ना, इसलिए कुछ भी बातें कर रही हो, देखो हान और मैं बस फ्रेंड्स हैं। तो ये सुनकर तो हान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी शाओ यहाँ पर इसे अपनी फ्रेंड को पकड़ाती है और इसे कहती है कि तुम इसे घर लेके जाओ, मैं भी अपना घर जा रही हूँ। तो फिर वो इसकी बात मान लेता है। जब दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो शाओ अकेले यहाँ रोड पर खड़ी होती है, और हम देखते हैं कि शिन जानबूझ के उसे गाड़ी से हिट करके यहाँ से चली जाती है, और शाओ को यहाँ कितनी चोट लगी होती है। पर कोइंसिडेंटली रास्ते में शाओ को उसके भाई मिल जाते हैं और वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही शाओ को होश आता है तो लू भी उससे मिलने पहुंचता है, पर यहाँ शाओ के दोनों भाई इसे मारने लगते हैं। तो शाओ उन लोग को कहती है कि प्लीज उसे मत मारो, और वो लू से कहती है कि तुम बाहर जाओ। लू जैसे ही बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट बता देता है कि शाओ का एक्सीडेंट करने के पीछे शिन का हाथ है, और शिन को पुलिस ने अरेस्ट करके लेके जा चुकी है। पर वो शिन जिद कर रही है कि वो आपसे मिलना चाहती है। तो लू कहता है कि शाओ तो अभी मुझसे गुस्सा है, तो फिर वो चलने के लिए मान जाता है। फिर जब ये पुलिस स्टेशन में उस शिन से मिलने पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करी। तो वो कहती है कि मेरे डैड को अरेस्ट करवाने के पहले तुमने सोचा था, तो मैंने भी बस तुमसे बदला रही हूँ। तो वो कहता है कि हम तो बस बिजनेस के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे थे ना, तो तुम्हें आखिर इन सब में इतना इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर शिन इसके ऊपर हंसे जा रही होती है और कहती है कि देखना, अब शाओ तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान किसी को हट करेगा तो फिर वो तुम्हें माफ कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद लू यहाँ शाओ के पास बैठा होता है और उसे बेहोश देखकर वो यहाँ रो रहा होता है। तभी वो जाग जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो अपने आंसू जल्दी से पोंछ लेता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया था। ये पूछती है कि मेरा एक्सीडेंट किसने किया है, तो फिर ये बताता है कि शिन ने, और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिए, और वो सॉरी कहने लगता है। तो शाओ कहती है कि रहने दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, और अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। फिर लू यहाँ से बाहर आ जाता है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करने
के बाद बताता है कि अब वो ठीक हो चुकी है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो सकती है। तो फिर लू डिस्चार्ज प्रोसीजर हैंडल करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर शाओ के भाई उसे पूछने लगते हैं कि लू यहाँ तुमसे मिलने आया था। वो इसे बताता है कि असल में उसने डिवोर्स के लिए मान गया है और डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिया है। शाओ कहती है कि वैसे भी अब 2 दिन बचा हुआ है और मैं डिवोर्स लेके रहूंगी और घर से भी निकल जाऊंगी। फिर लू शाओ को डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बाल वॉश करने में हेल्प कर देता हूँ। तो शाओ पहले तो उसे मना कर रही होती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि अब हमारे डिवोर्स को सिर्फ 1 ही दिन बचा हुआ है, तो मुझे ये लास्ट मौका दे दो। तो शाओ मान जाती है और फिर यहाँ लू उसके बाल वॉश करने में हेल्प करते हुए उसे बातें कर रहा होता है। तभी वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये चीज़ मैंने अपने सपनों में ही सोची थी और आज ये रियल में हो रही है, लेकिन अब हमारे बीच टाइम नहीं बचा। और फिर वो लू से कह देती है कि कल हम लोग ग्रैंडपा से मिलने चलेंगे। फिर दोनों जैसे ही ग्रैंडपा से मिलने नेक्स्ट डे उनके घर आते हैं तो उनसे कहती है कि वो लू से डिवोर्स होने के बाद भी उनसे कभी कभी मिलने आया करेगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शाओ तुम थोड़ा देर के लिए बाहर जाओ, मुझे लू से बात करनी है। और फिर ग्रैंडपा लू को चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि शाओ बहुत अच्छी लड़की है और इतनी अच्छी लड़की को तुम चिराग से भी ढूंढने जाओगी ना तो कहीं नहीं मिलेगी। आखिर तुम्हें लग क्या रहा था कि मैं शाओ से तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारा नुकसान करवा रहा हूँ। और फिर गुस्से में ऐसा बोल के ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। तो लू जल्दी से उनकी केयर करता है और फिर उन्हें कहता है कि ग्रैंडपा सॉरी, अब मुझे सब समझ आ गया है वो कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन शायद अब बहुत लेट हो गई। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं ये क्या लेट हो गई, तुम कितने बड़े डरपोक हो, जाओ उसे मनाओ, अभी तो तुम सिर्फ 30 साल के हो और अभी तो पूरी बाकी की जिंदगी पड़ी हुई है, तो तुम अब भी हार मानोगे। तो फिर लू समझ जाता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मैं उसे पूरी तरीके से मनाने वाला हूँ और अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए तब तक उसे मनाऊंगा जब तक वो मुझे एक्सेप्ट ना कर ले। और फिर लू ऐसा बोलकर तुरंत ही बाहर जाता है। तो ग्रैंडपा तो खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू जैसे बाहर आता है तो वो देखता है कि शाओ उसके बड़े भाई लीशन से बात कर रही होती है। लीशन यहाँ लू की साइड लेते हुए शाओ को समझा रहा होता है कि मेरा भाई सच में बहुत ही अच्छा है और वो मुझे लगता है तुम्हें सच में चाहता है, बस उससे थोड़ी गलती हो गई है, वो पहले अपनी फीलिंग्स जान नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पूरा दिखता है कि वो तुम्हें सच में लाइक कर रहा है। तो क्या तुम मेरे भाई को एक चांस दोगी। तो शाओ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि हमारे बीच की चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है और अब तो बहुत लेट है, मैं अब बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। तो लू ये सब सुनने के बाद रात में जानबूझ के ठंडे पानी से नहाता है ताकि फिर वो बीमार हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ से उठाने के लिए आती है तो वो देख लेती है कि उसे तो इतना ज़्यादा फीवर है। तो फिर वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो, अब सुबह तो नहीं लेकिन हम लोग डिवोर्स फाइल करने के लिए शाम में चलेंगे। तो फिर ये जानबूझ के वापस से ठंडे पानी में नहाकर और बीमार होने का नाटक करता है, पर इस बार शाओ नहीं मानती और कहती है कि बस थोड़ी देर की बात है और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो फिर लू हार मान जाता है और शाओ के साथ डिवोर्स ले लेता है। जैसे ही दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तो लू अपसेट होकर कहने लगता है कि प्लीज़ क्या तुम कम से कम मेरी फ्रेंड्स बन के रह सकती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाओ। ऐसा बोलकर फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर लू की नींद अगले सुबह खुलती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड बैठा होता है। लू पूछने लगता है कि शाओ कहाँ पर है। तो फिर इसका फ्रेंड बताता है कि सिस्टर इन लॉ तो यहाँ पर आई नहीं और तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया था, और हाँ तुम तो बड़े कमाल के निकले कि डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद ही बेहोश हो गए। फिर लू तुरंत ही यहाँ से उठने लगता है तो उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, पहले अपनी पूरी मेडिसिन तो ले लो। पर फिर भी लू नहीं मानता और तुरंत ही घर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ शाओ कैसे अपना लगेज लेकर घर से निकल रही होती है। तभी मेड आंटी यहाँ पर शाओ को रोकने लगती है और उसके लिए रो रही होती है। तो शाओ कहती है कि आप बिल्कुल मेरे लिए अपसेट मत हो, वैसे भी 3 साल यहाँ पर रहकर मैं अपसेट ही हुई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रुकने वाली। और फिर शाओ तुरंत ही लू को गुड बाय बोलकर उसके घर से बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसके मॉम और बड़े भाई उसे पिक करने आए होते हैं। तो मॉम यहाँ उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताई कि लू की वजह से तुमने इतना सफ़र करी हो। तो शाओ कहती है कि मॉम मैं आपको फिक्र में नहीं डालना चाहती थी। तो उसकी मॉम उसे हक करके उसकी फिक्र करी होती है कि उसे पहले बताना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि शाओ के जाने के बाद लू तो बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसकी मॉम मिलने आई होती है और बताने लगती है कि मैं यहाँ पर शाओ से बात करने आई थी, उससे माफ़ी मांगने, मुझे अब लगता है कि वो अच्छी है। तो लू कहता है कि मॉम अब बहुत देर हो चुकी है, उसका और मेरा डिवोर्स हो गया। तो ये सुनने के बाद उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि ऐसे कैसे वो तुम्हें डिवोर्स दे सकती है, उसने अपने आप को क्या समझी हुई है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे बेटी को कम समझी। तो फिर लू कहता है कि मॉम आप अपना यहाँ पर गुस्सा हो, मैं जाता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि रुको, क्या उसके जाने की वजह से तुमने अपनी ये हालत बनाए हुए हो, तुमने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। लोग गुस्से में चिल्लाता है कि मॉम अब बहुत देर हो चुकी है, ये आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था, और अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। फिर लू की मॉम तुरंत ही शाओ को कॉल लगाती है और बाहर रेस्टोरेंट में उसे मिलने पहुंचती है। तो शाओ उनसे कह देती है कि अब मेरे और लू के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि बोलो। तो फिर शाओ कहती है कि आज जो लू की हालत हुई है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, आपकी वजह से ही वो आज ऐसा बन चुका है।
आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया, उसका सारा का सारा ब्लेम आपने अपने बच्चे पर डाल दी और बचपन से उसे इस तरीके से ट्रीट करते आई और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं दी। इस वजह से वो ऐसा हो चुका है, इसलिए अब उसे प्यार करना आता ही नहीं है। तो मैं बस आपसे इतना ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि अगर आप सच में उसे अपना बच्चा मानती हैं और प्यार करती हैं तो उसे अपने से इतना दूर मत करो। लू सच में बहुत ही बेचारा है। ऐसा बोलकर फिर शाओ यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में होती है और यहाँ वो ड्रिंक करते हुए उसे कह रही होती है कि अब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। और फिर शाओ तो यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक करी जा रही होती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी बुला लेती है। पर फिर हम देखते हैं कि लू को जैसे इस बारे में पता लगता है कि शाओ यहाँ पर है तो वो उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। पर यहाँ पर शाओ उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड भी कह देती है कि मिस्टर लू तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर लू को जाना ही पड़ता है और फिर नेक्स्ट डे लू अपने असिस्टेंट के साथ कार से कंपनी की तरफ जाते हुए उसे कह देता है कि मेरे लिए भी एक घर खरीदो, वो भी शाओ के बाजू वाला ही घर। फिर ऑफिस के बाद लू शाओ के डॉग को वॉक कराने जाता है और फिर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डॉग को वॉक कराने गया था। तो फिर वो कहती है कि अच्छा इतना कुछ। फिर वो उसे अपना डॉग लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और लू को पीछे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मेरा भी घर बाजू में है। शाओ ये देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे नजदीक ही रहना चाहता हूँ और तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। शाओ से समझाती है कि हमारा अब भी डिवोर्स हुआ है। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं ना, मैं तुमसे अब भी जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे नजदीक रहना चाहता हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी मेरी जरूरत रहेगी तो तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल करके बुला सकती हो। शाओ कहती कि रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है और वो अपने घर चली जाती है, दरवाजा भी बंद कर लेती है। तो लू बाहर से फिर उसकी बातें सुनने लगता है। वो हान से कॉल पर बात कर रही होती है और हान उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहा होता है। तो शाओ जाने के लिए मान जाती है। तो बाहर से लू ये सुनने के बाद सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। फिर क्लास रियूनियन पार्टी में कुछ क्लासमेट शाओ का मजाक उड़ा रहे होते हैं ये कहकर कि अब उसका लू के साथ डिवोर्स हो गया, अब तो वो बहुत ही गरीब हो गई है। तो उनमें से एक तो यहाँ पर शाओ को शादी का ऑफर भी दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो शादी के बाद उसे महंगे ज्वेलरी पर्स वगैरह दिलाएगा। शाओ से मना करने लगती है तो वो उसे बहुत बातें सुनाने लग जाता है। तो शाओ भी फिर इन लोगों को पलट के अच्छे से जवाब देती है और यहाँ से तुरंत ही पार्टी छोड़कर चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड हान भी उसकी साइड लेते हुए उसके पीछे पीछे बाहर जाता है और वो यहाँ शाओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। तो वो कहती है कि लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा हूँ, बस हम लोग फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं ना। शाओ इसके लिए मान जाती है और फिर जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाती है तभी हान के पास लू आके खड़ा होता है और कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। वो इससे पूछता है कि तुम्हारे और शाओ के बीच में क्या चल रहा है। तो ये कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो लू कहता है कि फिर तुम हार मान जाओ क्योंकि वो तुम्हें लाइक नहीं करने वाली है, उसने सिर्फ मुझे लाइक करी है और मुझसे ज्यादा वो किसी को लाइक कर ही नहीं सकती। तो फिर हान कहता है कि फिर तो मैं कहूंगा कि तुम कितने ज्यादा कोल्ड और हार्टलेस हो जो तुमने उसकी लाइकिंग्स का ये सिला दिया है, इसलिए मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। ऐसा बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जब अपनी कंपनी में होता है तो उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि तेरी वाइफ वहाँ ऑक्शन पार्टी में गई हुई है। तो लू कहता है कि तुझे कैसे पता लगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि उसने अपने पोस्ट पे डाली है, लगता है उसने तुझे ब्लॉक करी इसलिए तुझे पता ही नहीं चला। लू को गुस्सा आ रही होती है और फिर वो भी ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि शाओ हान के साथ ऑक्शन पार्टी के लिए गई होती है और उसे थैंक्स कर रही होती है कि अगर तुमने मुझे टिकट ना दिए होते तो मैं यहाँ पर आ भी नहीं पाती। तभी फिर यहाँ पर शाओ जब न्यूज देख रही होती है तो उसे पता लगता है कि लू फ्लाइट से यहीं पर ही आ रहा था और उसकी जो फ्लाइट थी वो अचानक से बीच रास्ते में खराब हो गई और फ्लाइट के एक्सीडेंट से कितने लोगों की मौत हो गई है। शाओ ये सुनते के साथ ही रोने लग जाती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, पर उसे यहाँ लू की कोई खबर नहीं मिल रही होती है तो वो रोई जा रही होती है। पर इतने में वहां पर लू पहुंच जाता है और शाओ जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। पीछे से हान ये सब देखते हुए अपसेट हो रहा होता है और फिर इसके बाद शाओ लू के होटल रूम में जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वो उसे बताने लगता है कि मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा है बल्कि दिल में हो रहा है। तो फिर शाओ से चिल्लाती है कि तुम्हें अगर कोई तकलीफ है तो जाओ हॉस्पिटल में चेकअप करवाओ और वो गुस्से में अपने वाले रूम में चली जाती है। फिर जब ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो सभी लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शाओ को एक वास खरीदना होता है जिसके लिए वो बिडिंग लगाती है। तो लू और हान भी बिडिंग लगाने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बहुत ज्यादा बिडिंग लगा रहे होते हैं, पर लू फिर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लगाकर बिडिंग को जीत जाता है और वो कहता है कि शाओ मैंने ये तुम्हारे लिए लिया हूँ, पर वो गुस्सा होकर चली जाती है, तुम पूरे पागल हो चुके हो, आखिर इतने महंगे में कोई खरीदता है। फिर नेक्स्ट डे शाओ उसी वास को देख रही होती है तभी यहाँ लू उसके ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे खरीदा। तभी शाओ जब यहाँ पीछे मुड़कर लू को अच्छे से देखती है तो उसके ऐसे कपड़े देखकर वो शौक रह जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें ऐसा स्टाइल पसंद है
तो मैं ऐसा बनने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो उसे अलग अलग डांस भी करके दिखा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा डांस स्टाइल वाला बॉय पसंद है तो मैं वैसा बन जाऊंगा। शाओ कहती है कि तुम्हें आखिर क्या लग रहा है कि तुम मुझे सच में लाइक करते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं सच में करता हूँ। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें बस अब अजीब लग रहा है क्योंकि मैं जो तुम्हें इतने 3 सालों से लाइक करती थी और अब मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है जिसे तुम लाइकिंग समझ रहे हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि तुम ही सोचो, अगर हम लोग 3 साल पहले वाले टाइम पर जाएंगे तो क्या तुम मुझे लाइक करोगे? तो लू इसका जवाब नहीं देता। शाओ कहती है कि हमारे बीच की चीज यहीं पर ही खत्म हो रही है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर शाओ अपसेट होकर अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम के पास आके लेट जाती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ है, क्या तुम सैड हो? तो शाओ पूछने लगती है कि मॉम क्या मेरे डिवोर्स की वजह से आप एम्बेरस फील कर रही हो? तो उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि डिवोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसकी मॉम उसका मुंह ठीक करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट खाना तुम्हारे लिए बना खिलाती हूँ। फिर जैसे उसकी मॉम जा रही होती है तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही शाओ अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखती है तो तुरंत ही उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। और फिर यहाँ ये लोग ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। शाओ के दोनों भाई उसे समझाने लगते हैं कि फिक्र मत करो, मॉम को कुछ नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर बाहर आके बताने लगता है कि इस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी नहीं हो सकती है और साथ ही सर्जरी करने के लिए भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। हम देखते हैं कि लू को इस बारे में पता लग जाता है तो वो तुरंत ही अपने फ्रेंड की मदद से उस एक्सपर्ट डॉक्टर को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है और ऑफर रखता है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही अमाउंट में पैसे देगा, बस वो यहाँ पर आने के लिए मान जाए। और फिर हम देखते हैं कि लू की हेल्प की वजह से वो डॉक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है और शाओ की मॉम का ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर आके बताता है कि अब उसकी मॉम सेफ है। और वो ये भी बता देता है कि वो यहाँ मिस्टर लू के कहने की वजह से आया हुआ है। शाओ ये सुनने के साथ ही जैसे ही लू को पीछे देख लेती है तो वो तो यहाँ से जा रहा होता है, तो वो उसे तुरंत ही रुकने को बोलती है और उसे थैंक्स कर रही होती है। पर तभी लू सोचता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, मुझे अब उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। इसलिए लू यहाँ से शाओ और हान को साथ छोड़कर चला जाता है। और लू को जाता हुआ देखकर शाओ यहीं पर ही खड़ी होती है तो हान उसे कहने लगता है कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है। फिर शाओ की मॉम को जब होश आ जाता है तो शाओ उनसे मिलने जाती है और तभी उसकी मॉम पहचान जाती है कि तुम जरूर कुछ सोच में हो। तो फिर वो बताती है कि वो लू के बारे में भी कैसा फील कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे अब क्या जवाब दे। तो यहाँ पर मॉम कहने लगती है कि वैसे तो उसने तुम्हें 3 सालों तक हर्ट करा है तो मैं उसे ऐसे तो नहीं माफ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या फील करती हो और तुम क्या चाहती हो। दूसरी तरफ लू हान से मिलने जाता है और दोनों आपस में शाओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हान कहता है कि मैं गिव अप करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शाओ तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करती है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, तो बस तुमसे मुझे यही उम्मीद है कि दोबारा शाओ को हर्ट मत करना। अगर तुमने उसे दोबारा रुलाए ना तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। और फिर वो यहाँ लू से कहता है कि अब तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो, जाओ अब जल्दी से शाओ के पास। तो फिर लू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और तभी वो देखता है कि शाओ जब बिल भरने जा रही होती है तभी एक गुंडा उसके ऊपर नजर रखा होता है और उसे चाकू मारने वाला होता है। तो जल्दी से लू शाओ के सामने आकर उसे बचा लेता है और तभी यहाँ उसे चोट लग जाती है। पर फिर एक्चुअली में हमें पता लगता है कि चोट नहीं लगी है, बस वो चोट लगने का नाटक कर रहा होता है। और फिर शाओ से चिल्लाने लगती है कि अब ये नाटक करना बंद करो। तो वो उसे हक करके रोकता है और कहता है कि वाइफ तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तो शाओ कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो गया तो मुझे वाइफ भी मत बोलो। तो वो कहता है कि बेबी प्लीज हम लोग वापस से शादी कर लेते हैं। शाओ कहती है कि तुम कैसी हरकत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं रही। तो वो कहता है कि हाँ नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए वाइफ प्लीज मुझसे शादी कर लो और मुझे छोड़कर मत जाओ। शाओ कहती है कि तुम जैसे हरकतें कर रहे हो ना कोई देखेगा तो वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू कहती है कि ठीक है एक्टिंग करते रहो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। तो वो फिर भी करे जा रहा होता है और उसे मनाया जा रहा होता है और फिर तभी उसकी गाल पे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड के साथ जब कार से जा रहा होता है तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है मेरी वाइफ पूरी रात मेरे साथ थी और अब वो सच में पिघल रही है। और ऐसा बोलकर वो शो ऑफ कर रहा होता है। तभी इतने में फिर जैसे वो शाओ को देखता है तो तुरंत ही भाग कर जाता है और इसे रोकने लग जाता है। तो शाओ कहती है कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो नहीं तो मैं सच में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तो लू मानकर चुप हो जाता है। शाओ कहती है कि वाह तुम तो सच में मेरी बात सुन रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी प्यारी और क्यूट वाइफ की बात जरूर सुनूंगा। तो शाओ तो अब उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड लू को इस बारे में बताती है कि शाओ के घर की वाटर पाइप खराब हो गई है तो ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, उसके घर पे जाओ और उसकी हेल्प कर दो। तो फिर लू बड़ा खुश हो जाता है और शाओ के घर पे उसकी वाटर पाइप ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। शाओ कहती है कि तुम्हें कुछ आता भी है। तो वो कहता है कि वाइफ में बहुत ही टैलेंटेड हूँ, पर फिर वो यहाँ गलती से पाइप को ही फोड़ देता है, उसमें से पानी
पानी निकलने लगता है। तो शाओ फिर यहाँ स्लिप होके गिरने वाली होती है, पर लू जल्दी से उसे बचा लेता है और तभी मौका देखकर उसे किस कर लेता है। पर फिर शाओ जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। तो फिर लू उसके पास टॉवेल लेकर पहुंचता है और ये उसे देखकर सोचती है कि अब ये मेरा एक्स हस्बैंड है, आखिर मैं कैसे इसे अप्लाई कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ जैसे अपने घर से बाहर निकलती है तो इसे लू बाहर खड़ा हुआ मिल जाता है और वो इसे कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आखिर वो मेरी फर्स्ट किस थी। शाओ कहती है कि ये सारी बकवास बंद करो और सीधे बोलो कि क्या काम था। तो लू बताता है कि ग्रैंडपा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उन्होंने हम दोनों को साथ घर बुलाया। तो फिर कहती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे प्लीज करना पड़ेगा। तो फिर लू उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्लीज करने लग जाता है तो शाओ मान जाती है। फिर दोनों साथ में ग्रैंडपा से मिलने पहुंचते हैं और बहुत ही हंसी खुशी साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं। ये देख के ग्रैंडपा भी खुश होते हैं और लू की मॉम भी, और वो भी यहाँ उसे अच्छे से बात कर रही होती है। तो लू फिर समझ जाता है और वो शाओ से कहने लगता है कि तुमने करी हो ना, तुम्हारी वजह से मॉम मुझसे इतना अच्छे से बात कर रही है। तो शाओ से कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ, बल्कि तुम्हारी मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर हमें पता चलता है कि शाओ के फ्रेंड और जो लू का फ्रेंड होता है वो दोनों आपस में डेट करने लगते हैं और लू भी यहाँ धीरे धीरे शाओ को मना ही लेता है और उसके और अपनी बीच की सारी चीजें ठीक कर देता है और फिर फाइनली दोनों एक हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करते हैं। इसके बाद शाओ लू को अपने घर पे लेकर जाती है और यहाँ पर लू उसकी मॉम और भाई के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने 3 सालों तक शाओ को जरा सी भी कोई वैल्यू नहीं दिया था और उसे समझा ही नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और वो उन लोगों से माफी मांगते हुए एक चांस मांगता है। तो फिर मॉम शाओ से पूछती है कि तुम क्या सोचती हो। तो शाओ कहती है कि मैं उसे चांस देना चाहती हूँ। फिर शाओ के दोनों भाई भी लू से कह देते हैं कि अगर तुमने हमारी बहन को फिर कभी रुलाया ना तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर फाइनली लू और शाओ की एक ग्रैंड वेडिंग होती है, जिसके बाद वो दोनों फिर अब सिंसियरली अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।